सुप्रभात बच्चों। आज फिर से मैं बाबूलाल गोस्वामी आपके लिए एक नया बिंदु हिंदी व्याकरण का कक्षा 6 से लेकर के 9 तक प्रकरण का नाम है विराम चिन्ह। भाग 1 वीडियो है और इस वीडियो में मैं आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आशा करता हूं ईश्वर से कि आप सकुशल अध्ययन कर रहे होंगे और ऑनलाइन क्लास में देख रहे होंगे। ऑनलाइन क्लास में जो भी त्रुटि या कमी आपको नजर आती है आप कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे हम पूरा सोच समझ करके सावधानी पूर्वक वीडियो बनाते हैं, लेकिन मानवीय स्वभाव या मानव के द्वारा गलती हो ही जाती है तो उसको आप इग्नोर करके और हमें सूचित करें कमेंट के माध्यम से। मैं आपसे ये बता रहा हूं कि जब तक आप तन्मय होकर अध्ययन नहीं करेंगे, तन्मय का मतलब है एकाग्रचित्त होकर अध्ययन करेंगे तो ही आप ना सही प्रकार से अध्ययन कर पाएंगे। तो प्रिय छात्रों, आपको एकाग्र होकर के अध्ययन करना है और जो हम इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो जानकारी देना चाहता हूं वो जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है, विशेष है। ध्यान देना, इसके बिना इस प्रकरण विराम चिन्ह के बिना है ना सब अधूरा है। विराम चिन्ह या विराम शब्द का अर्थ क्या है? हम विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों करते हैं? ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे तो ध्यान रखें, विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव या रुकना, ठहराव या रुकना। अब ठहराव या रुकना कहां होगा? वार्तालाप के समय बीच बीच में या सांस लेने या कथन, सांस लेने या कथन, वार्तालाप के समय बीच बीच में सांस लेने या कथन पर बल देने या समझाने आदि के लिए रुका जाता है। रुकने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम विराम कहते हैं। थोड़ी देर के रुक करके किसी चीज को समझाते हैं उसको विराम कहते हैं। लिखते समय रुकने की इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और वही चिन्ह विराम चिन्ह होते हैं। ध्यान दो, बिना विराम चिन्ह के हम अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, अपने भाव को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। कौन क्या कह रहा है वो अगर निरंतर रूप में कहता जाएगा, स्टॉप नहीं होगा, ठहराव नहीं होगा तो बात हमारी समझ में नहीं आएगी और उसका अर्थ ही अनर्थ हो जाएगा। तो इसलिए भाषा में सही समझने के लिए, सही प्रकार से लिखने के लिए, सही प्रकार से समझाने के लिए जिन लिखित चिन्हों का प्रयोग करते हैं वही विराम चिन्ह होते हैं। तो विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ बच्चों आपने समझ लिया होगा कि विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव या रुकना। विराम का शाब्दिक अर्थ है ठहराव अथवा रुकना। अब कहां रुकना है वो परिभाषा में देखिए। किसी भी भाषा को बोलते कोई भी भाषा हो, लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, अंग्रेजी है, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी भाषा हो,
किसी भी भाषा को बोलते समय, पढ़ते समय या लिखते समय या किसी कथन को, ध्यान देना, किसी भी भाषा को बोलते समय, पढ़ते समय, लिखते समय या किसी भी कथन को, कथन यानी जो हम कह रहे हैं, कथन को समझाने के लिए अथवा भावों को स्पष्ट करने के लिए, जिनको भावों को, मन के जो उद्गार हैं, विचार हैं, भावनाएं हैं, उन भावनाओं को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में, कहां पर, वाक्यों के बीच में या अंत में थोड़ा रुकना होता है, और इसी रुकावट का संकेत देने वाले जो लिखित चिन्ह होते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों, आपको परिभाषा समझ में आई होगी कि कोई भी भाषा हो, उसको बोलते समय, पढ़ते समय, लिखते समय अपने कथन को, अपने भावों को स्पष्ट करने के लिए बीच में या अंत में थोड़ा रुकते हैं। उस ठहराव को ही क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। उस ठहराव को क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। और इसको रुकावट का जो संकेत है या ठहराव का जो संकेत है, उसको लिखित चिन्ह के रूप में जब हम काम में लेते हैं तो विराम चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है? विराम चिन्ह कहलाता है। ध्यान देना, विराम चिन्ह के प्रयोग से भाव को आसानी से समझा जा सकता है और भाषा में स्पष्टता आती है। यदि उचित स्थान पर इनका प्रयोग किया जाए तो, उचित स्थान पर इनका प्रयोग नहीं किया जाए तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम उचित स्थान पर है ना विराम चिन्ह का, उचित विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं और उसका अर्थ हमारे समझ में नहीं आता है, उसका अर्थ विपरीत हो जाता है। जैसे कि रोको मत जाने दो, रोको, ध्यान देना बच्चों, रोको मत जाने दो। तो इसका अर्थ है वो जा रहा है, उसको यानी रोक लो, जाने मत दो, ये भाव निकल रहे हैं। लेकिन इसी विराम चिन्ह को अगर हम थोड़ा सा उल्ट कर देते हैं, रोको मत, यहां विराम चिन्ह लगा दिया, जाने दो, तो इसका भाव ही अलग हो गया। रोको यानी कुछ जा रहा है, उसको रोको, जाने मत दो, मत जाने दो, उसको जाने मत दो। लेकिन यहां इसी विराम चिन्ह को थोड़ा सा आगे लगा दिया है कि रोको मत जाने दो, तो अर्थ उसका अलग हो गया है। तो आपने समझ में आ गया होगा कि विराम चिन्ह का कितना महत्व होता है। बिना विराम चिन्ह के हम अपने भाव को, अपने विचारों को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। तो विचारों को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का होना आवश्यक है। हिंदी में जो प्रयुक्त होने वाले हैं, कई तरह के विराम चिन्ह होते हैं। जो विराम चिन्ह है उनका एक संक्षिप्त परिचय देखिए। हिंदी के जो प्रमुख विराम चिन्ह है वो इस प्रकार से। नंबर 1, पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम को हम खड़ी पाई के नाम से भी जानते हैं और ये है ऐसे चिन्ह होता है। समझ में? पूर्ण विराम का मतलब जहां पर भी वाक्य समाप्त होता है वहां इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़ करके है ना सभी जगह इनका प्रयोग करते हैं। जो आगे हम जब इनको स्पष्ट करेंगे तो विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कहां कहां इनका प्रयोग होता है। एक बार आप संक्षेप में देखिए। अर्थ विराम चिन्ह, अर्थ विराम चिन्ह जहां पर ऐसा चिन्ह होता है इसका, और आगे स्पष्ट करूंगा मैं कि कहां पर इसका प्रयोग होता है।
ऐसे ही अल्पविराम चिन्ह, इसका चिन्ह ऐसे होता है, कॉमा कहते हैं अंग्रेजी। नंबर 4 प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह जिसे इस प्रकार से प्रश्न के अंत में दिखाया जाता है। ध्यान दो बेटे, इन चिन्हों को अच्छी प्रकार से समझ लेना है। कई बार एग्जाम में, परीक्षा में, भले वो किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, अगर उसमें विराम चिन्ह का टॉपिक शामिल किया गया है तो आपको है ना कई बार विराम चिन्ह देकर के उसका नाम पूछ लेते हैं, और कई बार नाम देकर के विराम चिन्ह की पहचान पूछ लेते हैं। तो ये तो पहचान है विराम चिन्हों की, और ये इनके नाम है। इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है वो आगे की कक्षा में मैं स्पष्ट करूंगा। आप निरंतर कक्षा लेते रहिए, निरंतर हमारा सहयोग करते रहिए, आपको पूरी तरह से है ना ज्ञान की प्राप्ति होगी और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अगला नंबर 5 है विस्मय। विस्मय सूचक। विस्मय सूचक ऐसा चिन्ह होता है जहां विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहते हैं इसमें। इसी प्रकार से योजक चिन्ह नंबर 6 योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का निशान ऐसे होता है, ये वाक्य को जोड़ने में इसका प्रयोग काफी काम किया जाता है, अगले कक्षा में बात करेंगे। ऐसे ही निर्देशक चिन्ह, किसी भी वस्तु का या कथन का कोई निर्देश हो तो उसको थोड़ा सा ये योजक से थोड़ा विराम होता है। चिन्ह ध्यान देखना, योजक चिन्ह और इसमें क्या अंतर है। योजक चिन्ह थोड़ा ऐसे छोटा आकृति में होता है, और जो निर्देशक चिन्ह है वो थोड़ा योजक चिन्ह से बड़ा होता है। ध्यान देना बेटे, योजक और निर्देशक में क्या अंतर है। योजक चिन्ह वो थोड़ा छोटे रूप में होता है, और निर्देशक चिन्ह होता है वो बड़े रूप में होता है। इसको रेखिका चिन्ह भी कहते हैं। रेखिका चिन्ह, ये दोनों में रेखिका रेखा बनाई जाती है ना, रेखिका चिन्ह भी होता है। निर्देशक चिन्ह को रेखिका चिन्ह भी कहते हैं। अगर आपको कहीं पर रेखिका चिन्ह के बारे में पूछ लिया जाए तो वही आपको बताना है निर्देशक चिन्ह। इसी प्रकार से आपका जो उद्धरण चिन्ह है, जिसे उद्धरण चिन्ह को अवतरण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है, और उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। इकारा उद्धरण चिन्ह। इकारा उद्धरण चिन्ह में ऐसे होता है, कोई भी कथन होता है जहां पर ऐसे दोनों तरफ विपरीत है, और एक होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह या दोहरा उद्धरण चिन्ह। उसमें 2 ऐसे होते हैं, आगे विस्तार से चर्चा करेंगे इनके बारे में। अगला जो नंबर 9 है विवरण चिन्ह। किसी भी बात को स्पष्ट करने के लिए, विवरण देने के लिए ये आपका निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह जैसा ही होता है, लेकिन इसमें मुख्य बात ये होती है यहाँ शुरुआत में 2 बिंदु होते हैं और 2 बिंदु के बाद में एक ऐसी रेखा होती है। इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, विवरण चिन्ह। ध्यान देना है, कई बार बच्चे है ना एग्जाम में तीनों योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह और विवरण चिन्ह तीनों एक जैसे हैं, उनमें थोड़ा सा अंतर है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं। तो उसकी पहचान आप सही प्रकार से बना के रखें कि विवरण चिन्ह क्या होता है और निर्देशक चिन्ह कैसा है और विवरण चिन्ह कैसा है। ध्यान दो बड़े। अगला है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह में इसका जो गणित में भी है ना, कोष्टक के काम में ले जाते हैं। कोष्टक में जिस प्रकार से ये कोष्टक बनाया हुआ है, इसी प्रकार से जैसे गणित में आपने पढ़ा होगा, गणित में 3 तरह के कोष्टक होते हैं, तो हिंदी में भी इनका प्रयोग किया जाता है। ध्यान देना, एक
आपका मंझला कोष्ठक होता है, एक आपका बड़ा कोष्ठक होता है। इस प्रकार से 3 कोष्ठक होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तीन है ना। छोटा कोष्ठक ही काम में लेते हैं, इनका प्रयोग बहुत कम होता है, लेकिन कहां होता है उसकी चर्चा हम करेंगे। इसी प्रकार से हंस पद चिन्ह, इसको त्रुटिपूर्वक चिन्ह भी कहा जाता है। लिखते समय, बोलते समय नहीं, लिखते समय, बोलते समय तो त्रुटि होती है तो उसे सुधार कर लेते हैं त्रुटि बोल करके, लेकिन लिखते समय जहां त्रुटि हो रही है या हम लिखते समय कुछ भूल जाते हैं और उस भूल सुधार के लिए है ना इस हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो कैसे करते हैं बताऊंगा मैं। इसको हंस पद चिन्ह कहते हैं, यानी हंसी पांव के समान, इसका पद यानी पांव के समान इसका चिन्ह होता है। समझ में ऐसे यह सब चिन्ह होता है। इसको कई जगह ऐसे भी काम में लेते हैं, ऐसे भी काम में ले लेते हैं। बताइए आपको ऐसे वैसे, ऐसे कैसे लेते हैं और ऐसे कैसे लेते हैं, इस प्रकार से। आगे देखिए आपका नंबर 12 लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग में कोई बड़ा शब्द है और बड़े शब्द को शॉर्ट में बताने के लिए लाघव का लघु छोटा रूप बनाने के लिए लाघव का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका डॉक्टर है, अब डॉक्टर को पूरा ना लिख करके है, इसके आगे इसे डॉट लिख करके और ये बिंदी लगा देते हैं। ये बिंदी लगाने से इसको डॉक्टरी पढ़ा जाएगा। ये होता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह के द्वारा किसी भी बड़े शब्द को शॉर्ट में लिख सकते हैं, छोटा रूप बना सकते हैं, संक्षिप्त रूप उसका लिख सकते हैं। क्या लगा करके? लाघव चिन्ह लगा कर। जैसे पंडित होता है, पंडित को हम ऐसे लाघव चिन्ह लगा कर बना देंगे। जैसे राजस्थान, ध्यान देना, राजस्थान पूरा ना लिख करके आप राज लिख करके इसके आगे ये चिन्ह लगा देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये जो चिन्ह है वो क्या है, इसको लाघव चिन्ह कहते हैं। लाघव का मतलब होता है कोई बड़ा शब्द है उसको छोटा बनाना। लाघव है छोटा, छोटा लेकर के उसके आगे डॉट लगाने से, बिंदु लगाने से वो लाघव छोटा बन जाता है। ये लाघव चिन्ह होता है। और अंतिम जो चिन्ह है वह है अपूर्ण विराम चिन्ह। ध्यान देना है, अपूर्ण विराम चिन्ह जिसमें 2 खड़ी बिंदु होते हैं ऐसे। ये निबंध आदि में आपने देखा होगा, निबंध में ऐसे इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी निबंध है, जैसे दहेज प्रथा, फिर यहां एक चिन्ह लगा देते हैं, एक अभिशाप। समझ में आ रहा है? ये अपूर्ण विराम चिन्ह है। यदि वाक्य पूर्ण नहीं होता है वहां पर अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये कई बार विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों के बीच में भी इसका प्रयोग करता है। और विस्तार से अगली कक्षा में बताऊंगा कि इनका प्रयोग कैसे कहां किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको बड़े ही तन्मय होकर के है ना जो ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है उनको समझना है, सुनना है, लिखना भी है। गृह कार्य के रूप में आपको उनको उतारने भी जाना है। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आशा करता हूं कि आप घर बैठ करके है ना सही अध्ययन कर रहे होंगे और हमारी जो कक्षाएं वो नियमित ले रहे होंगे। आपके अभिभावकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो आप लोगों का सहयोग करके और हमारे सहयोगी बन रहे हैं। तो फिर से मैं आपका पुनः धन्यवाद देता हूं।
और आप इन सबको हमें हमारे साथ साथ में ही पूर्ण करना है। आपको गृह कार्य के रूप में आपको इनको ऐसा कैसा उतारना है और सही प्रकार से अध्ययन करना है। यही कहना है कि अगर आप सच्चे और अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हो तो आप तन्मय होकर के अध्ययन करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।